हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने एसएससी पीवाईक्यू पार्ट 5 का नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के, जिसमें कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 का रिवीजन करने वाले हैं। बाकी इसके पहले जो है 1 से लेकर के 15 तक का रिवीजन करवा दिया गया है। सो जो कैंडिडेट्स अगर उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए और कम समय में आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। तो बाकी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 16 को देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो लोग भी अपना जीके का जो है फाउंडेशन बैच है वो ख़त्म कर चुके हैं, और अगर आपको ये नीड है कि मैं चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करूं, तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ कोर्स लाया है, जिसमें कि बहुत ही कम प्राइजेज़ में मात्र 49 रुपीज़ में आपको हर एक चैप्टर का जो है लगभग 100 एमसीक्यू हर एक चैप्टर में आपको जो देखने को मिलेगा। ठीक है, और वही जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना, उसी में से अंदर से आपको जो है क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा का सारा उसमें डाल दिया गया है। बाइलिंगुअल है, तो जो लोग भी अगर इंटरेस्टेड है इसको परचेज करने में, आप हमें टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ये हम लोग का जो है आईडी दिखा रहा है आपको, @IamKumarVisu, आप वहाँ पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिसको नीड होगा, ऐसे तो फ्री में भी यूट्यूब पे क्लास चल रहा है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करना है। जो आपका मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चला था ना, तो उसमें कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। तो देखिए, पहला बोला कि इस आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास ने किया था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, गुरु घासीदास के द्वारा ही ये सतनामी आंदोलन शुरू किया गया था। इसके अलावा है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना था। तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि दोनों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे सतनाम, सतनाम का अर्थ क्या होता है? तो सतनाम का अर्थ होता है सही या फिर सत्य शब्द या फिर सच्चा नाम। ठीक है, ये होता है सतनाम का अर्थ। बाकी सतनाम आंदोलन की बात करेंगे तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था। कौन शुरू किया था? तो गुरु घासीदास, मैंने आपको बता दिया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला चीता रिजर्व भी एक है इनके नाम पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, जो कि आपका 56th टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जाति और मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है ये आंदोलन आपका स्टार्ट किया गया था, जो सतनामी आंदोलन था। बस याद रखना है कहाँ पर शुरू हुआ था, छत्तीसगढ़ में। कौन शुरू किया था? तो गुरु घासीदास ने शुरू किया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन में यही था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो ये इनका नाम था फ्रेंड्स बसवन्ना। ठीक है, बसवन्ना जो थे वो आपके एक संत थे, जो कि आपका जैन थे पहले, लेकिन बाद में वो 12वीं शताब्दी में जो चालुक्य राजा थे उनके दरबार में मंत्री थे। ठीक है, तो याद रखिएगा बसवन्ना के बारे में ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने ही वीरशैव लिंगायत की स्थापना किया था। जो कर्नाटका वाला रीजन था वहाँ पर जो है वीरशैव लिंगायत की स्थापना किया था। एकनाथ की बात करेंगे दोस्तों, तो एकनाथ, ठीक है, इन्होंने जो आपका विट्ठल, ठीक है, विट्ठल की यहाँ पर जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थापना किया था, जो कि आपका भगवान कृष्ण का रूप है विट्ठल। ठीक है, तो इसका स्थापना महाराष्ट्र में किया था एकनाथ के द्वारा। ठीक है, ये वैष्णवाइट थे, मतलब वैष्णव को समझते थे। वैष्णव मतलब होता है विष्णु। ठीक है, तो विष्णु भगवान से ये रिलेटेड थे। एकनाथ के बारे में बसवन्ना बता दिया, एकनाथ बता दिया। नेक्स्ट है वरकारी आंदोलन। जो वरकारी आंदोलन था इसको कौन शुरू किया था? तो इसको एकनाथ, नामदेव और तुकाराम, ये 3 व्यक्ति ने मिलकर के स्टार्ट किया था वरकारी आंदोलन। ठीक है, अभंग की अगर बात करेंगे तो अभंग जो है आपका विट्ठल को समर्पित गाने हैं। ठीक है, विट्ठल मैंने बता दिया, विट्ठल का अर्थ जो भगवान कृष्ण का रूप होते हैं उन्हीं को विट्ठल कहा जाता है। तो अभंग में जो है आपका विट्ठल को ही समर्पित गाने हैं। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण के पिता पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के साथ मिलकर के कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। और सबसे पहला अगर पूछेगा हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो ये आपका 1791 में जो है जोनाथन डनकन के द्वारा जो है बनारस में स्टैब्लिश किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स दिनों के भीतर लोकसभा को या तो सिफारिशों के साथ या फिर बिना सिफारिशों के वापस कर दिया जाना चाहिए। देखिए, धन विधेयक की अगर हम बात करेंगे मनी बिल के केस में जो होता है 14 दिनों के अंदर जो है जो लोकसभा राज्यसभा को जो भेजेगा, ठीक है, उसको यानी कि उस पर कुछ सिफारिश अगर करना है तो करेगा, नहीं तो उसके बाद वापस चला जाता है लोकसभा के पास, और वो आपका ऐसा समझा जाता है कि हाँ वो राज्यसभा से भी पारित हो गया, क्योंकि मनी बिल के केस में जो है लोकसभा को ज़्यादा अधिकार होता है, याद रखिएगा। तो 14 दिन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 14 दिनों के भीतर जो है लोकसभा को या तो सिफारिश देना होगा या फिर बिना सिफारिश के उसको वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, उसको लौटाना ही पड़ता है, या तो लौटा देगा या तो वो आगे पारित करेगा, उस रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें अधिकार होता ही नहीं है राज्यसभा का। सिंपल याद रखिएगा। बाकी अगर विधेयक की बात हो ही गई है, जिसको कि बिल बोलते हैं, तो 3 तरह का बिल है, याद रखिएगा। एक है आपका साधारण, ठीक है, एक है धन विधेयक और एक है आपका संविधान संशोधन विधेयक। अगर हम साधारण विधेयक की बात करेंगे तो इसमें 2 चीज़ आती है। ठीक है, पहला आपका सार्वजनिक विधेयक और एक आता है निजी विधेयक।
ठीक है, सार्वजनिक विधेयक में जो आपका 1 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाता है और निजी विधेयक को पारित करने के लिए जो है 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो निजी विधेयक है, ठीक है, कौन लाता है, तो ये निजी सदस्य लाता है। अब ये निजी सदस्य क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में कि निजी सदस्य वो होता है जो किसी भी मंत्री के पद पर नहीं है। ठीक है, तो वो निजी होता है। तो निजी विधेयक कौन लाता है, सार्वजनिक विधेयक कौन लाता है, ये सब दोनों आपका साधारण विधेयक कहीं अंतर्गत आता है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो धन विधेयक की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यानी मनी बिल की मैं बात करूँ, तो ये 109 नंबर आर्टिकल में है। ठीक है, और इसमें देखिए याद रखिएगा 110 भी है आपका मनी बिल से ही रिलेटेड, लेकिन 110 में आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ना कि आपका उसमें प्रक्रिया से संबंधित है। प्रक्रिया वाला अगर पूछेगा तो ये आपका धन विधेयक वाला 109 में है। ठीक है, अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें की कही गई है, जैसे कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि देखो राज्यसभा को इसमें कम पावर है मनी बिल के केस में। ठीक है, बाकी बोला धन विधेयक जो है पहले लोकसभा द्वारा पारित होगा, राज्यसभा को भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा जो है उस पर कुछ सिफारिशें देता है लोकसभा को तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए 14 दिन तक उसके पास रहेगा, अगर कुछ नहीं वो एक्शन लेगा तो 14 दिन के बाद फिर से वो लोकसभा के पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर उस केस में उसके पास आता है तो ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया है। ठीक है, तो 14 दिन तक में वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर पहले ही कर देता है, मंजूरी देता है, तो फिर आगे चला जाएगा आपका, नहीं है तो 14 दिन के बाद वापस लोकसभा के पास आ जाएगा। फिर उसके बाद या तो विधेयक को पारित करेगा वो लोकसभा, जैसा मैंने बता दिया, या तो लौटा सकता है। ठीक है, फिर उसके पास आपका जो है फाइनली यहाँ पर विधेयक जो भी बिल होता है वो आपका पारित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड में पॉइंट में ये लिखा गया कि लोकसभा जो होता है ना, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा की सिफारिश स्वीकार करेगा और विधेयक पारित, वही सेम चीज़ लिखा गया है। ठीक है, अगर अस्वीकार भी करेगा ना तो भी आपका विधेयक पारित हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, बाकी वही हमसे घुमा फिरा के वही सब चीज़ें दिया गया है कि 14 दिनों के भीतर जो है राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया तो भी विधेयक आपका पारित हो जाएगा। तो हमसे ओवरऑल यही क्वेश्चन पूछा था कि कितने दिनों तक के भीतर जो है लोकसभा या तो सिफारिशों के साथ या फिर बिना सिफारिश के वापस कर दिया जाना चाहिए, तो 14 दिन आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 110 मैंने बता दिया कि परिभाषा से रिलेटेड है ये। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है आपका तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 11 की, मतलब 111 की, तो विधेयकों पर सहमति, ठीक है, अब सहमति किसकी होगी, तो राष्ट्रपति की होगी। तो देखिए संसद द्वारा जो भी पारित विधेयक होगा किसके पास जाएगा, वो सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो वो राष्ट्रपति जो बिल लाया उसको अनुमति दे दे और उसको पारित कर दे, या फिर उसके पास एक निगेटिव पावर होता है जिसको कि वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, या तो वो अनुमति दे देगा या तो अपना वीटो पावर का यहाँ पर यूज करेगा। अब वीटो पावर की अगर मैं बात आएंगे है तो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, यानी कि अपना सहमति दे सकते हैं या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि मनी बिल के केस में ना, मनी बिल के केस में लौटा नहीं सकते हैं। ठीक है, कौन, ये राष्ट्रपति। ठीक है, तो मनी बिल में लौटाना नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा संवैधानिक संशोधन बिल की अगर बात करेंगे तो उस केस में भी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति को पावर कम है। अगर कोई अमेंडमेंट बिल है तो वो उसमें वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको कौन से आर्टिकल से जोड़ा गया ये बात को, तो 24वां संविधान संशोधन से इस बात को जोड़ा गया कि अगर कोई अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, तो उस केस में जो है आपका राष्ट्रपति कोई भी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इतना ही आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन मनी बिल में मैंने क्या बताया कि वो लौटा नहीं सकता, मतलब लौटा भी सकता है और चाहे तो वहाँ पर जो है वीटो पावर भी यूज कर सकता है। सॉरी, वीटो पावर नहीं, क्या लिखा था यहाँ पे, हाँ, लौटा नहीं सकता है लेकिन वहाँ पर वीटो पावर को यूज कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। बाकी इसके अलावा बात करेंगे वीटो के कितने प्रकार हैं, तो ऐसा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल रूप से आपका जो है 4 आपको वीटो याद रखना है। पहला पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है जो भी आपका बिल आया है, ठीक है, उसको अपने पास रख लेता है। ठीक है, और रख लेगा तो फिर वो आगे विधेयक एक्ट नहीं बन पाएगा, जो भी बिल है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो पूर्ण वीटो में ये होता है कि वो अपने पास ही रखे रहता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। उसके बाद होता है निलंबकारी वीटो। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक के संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, मतलब राष्ट्रपति के पास जो आया तो फिर उसको जहाँ से आया है ना वहाँ पर वो भेज देता है। ठीक है, कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, कुछ चीज़ें आप इसमें सुधारिए। तो ये निलंबकारी वीटो का पावर यूज़ करके ये राष्ट्रपति कर सकता है। और पॉकेट वीटो की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, वे इसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आया, कोई भी विधेयक आया तो उसको अपने पास रखे हुए, उस पर ना तो कुछ एक्शन ले रहे हैं ना तो ये टाइम पीरियड बता रहे हैं कि हाँ मतलब ख़त्म होगा, वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखे रहते हैं, जिससे कि कोई भी जो एक्ट होता है ना, मतलब कोई भी बिल होता है वो एक्ट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो 3 मुख्य रूप से आपको याद रखना है, पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। एक होता है आपका क्वालिफाइड वीटो। इसमें क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपका अमेरिका के जो होता है ना, ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनके पास ये क्वालिफाइड वीटो है। ऐसा मुख्य रूप से आपको 3 ही यहाँ पर याद रखने हैं।
ठीक है। बाकी ये जो पॉकेट वीटो के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि ज्ञानी जैल सिंह जो थे ना, ठीक है, राष्ट्रपति जब 1996 में थे तो उन्होंने इस वीटो का यूज़ किया था, ठीक है। कौन सा उस समय का जो एक्ट था, तो उस समय आपका भारत पोस्ट ऑफिस संशोधन जो विधेयक था ना, उस समय इसका यूज किया गया था, पॉकेट वीटो का, ठीक है। लेकिन पहले ये अनुमति था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो 24वां अमेंडमेंट था ना, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि जो भी आपका अमेंडमेंट है, जो भी अमेंडमेंट बिल है, उस पर जो है कोई भी वीटो नहीं लगा सकता राष्ट्रपति, ये आपका यहाँ पर लिखा गया, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सारी समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ और चीज़ें, धन विधेयक एंड संविधान संशोधन विधेयक में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मतलब देखिए 3 विधेयक हम लोगों ने पढ़ा, एक साधारण वाला, तो साधारण वाले में आपका जो है संयुक्त बैठक हो सकता है, ठीक है, लेकिन धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कोई भी यहाँ पर जो है संयुक्त बैठक नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। 4th नंबर, किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति गैर पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए? तो कौन सी सिफारिश था? तो ये आपका सरकारिया आयोग था जो कि 1986 में आया था। इसमें ये बात कहा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है गैर पक्षपातपूर्ण होगा, ठीक है। और इसी सरकारिया आयोग में याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में डिस्कस करता है। एक और यहाँ पर जो है कमीशन था, या आप कह सकते हैं कि मतलब आयोग था, जिसने यहाँ पर जो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात कही थी, और वो था आपका कौन सा? वो था आपका एक था, मैं आप बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक था, ठीक है। वो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो याद रखिएगा सरकारी आयोग जो था उसमें राज्यपाल की नियुक्ति गैर पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए, इस बात की सिफारिश यहाँ पर की गई थी 1986 में, ठीक है। बाकी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन देख लेते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे कमीशन आए थे। पहला आपका जो था एस के धर कमीशन था, ठीक है, 1948 में, जिसने जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो मांग था उसको खारिज कर दिया था, ठीक है, और बोला था कि नहीं, भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनेगा। फिर जेबीबी कमेटी भी आया था 1948 में, तो इसने भी मना कर दिया था कि नहीं, भाषा के आधार पर कोई राज्य का गठन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसी के कुछ समय के बाद, यानी लगभग 5 साल के बाद जो है पहला आपका जो है भाषा के आधार पर एक राज्य बना था, जो कि था तेलुगु भाषा के बेस पे, जो कि था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। वो भी मजबूरी में बनाना पड़ा था, क्यों? क्योंकि पोट्टी श्रीरामुलु करके थे वहाँ पर एक, ठीक है, वो अनशन पे बैठ गए थे और यही मांग था उनका, मतलब वही राज्य की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, तो उनका मृत्यु हो गया, ठीक है, आमरण अनशन करते हुए। तो आनन फानन में जो है आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को, लेकिन आधिकारिक तौर से याद करेंगे तो आधिकारिक तौर पर जो है 1 नवंबर 1956 को ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी फिर जैसे ही ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तो फिर बाकी जितने भी राज्य थे ना, उनका भी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया और वो भी अपना अपना जो है मतलब भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक आयोग बैठा था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके कि अध्यक्ष आपके फजल अली थे, ठीक है, और सदस्य थे इसमें KM पन्नीकर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, ये लोग थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापित किया गया 1953 में, ठीक है, जिसको कि फजल अली कमीशन के नाम से जानते हैं। और कुछ ही साल के बाद, ठीक है, कुछ ही साल के बाद जो है यहाँ पर 1956 में 14 राज्य प्लस में 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग भी आया जरूर था, लेकिन इसने जो मांग था कि हाँ भाषा के आधार पर राज्य गठन किया जाएगा, ठीक है, तो इस बात को फॉलो जरूर किया, लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्य, इसको खारिज किया। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया कि भारत जो है बहुभाषा का देश है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही बहुत सारे भाषा के आधार पर अगर हम राज्य बनाते जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टुकड़ा में बढ़ जाएगा भारत। इसीलिए यहाँ पर जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार जरूर किया था, लेकिन कुछ लिमिटेड था, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। इसके अलावा मैंने बता दिया राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956, उसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, इसी के तहत ये काम किया गया था, ठीक है, और नए तरीके से राज्यों का निर्माण किया गया। तो याद रखिएगा 53 में आयोग बना था, लेकिन अधिनियम कब बना था? ये 1956 में। आगे एक राज्य मन्नार आयोग भी आया था, जो कि केंद्र राज्य संबंध, हाँ देखिए बोला था ना मैंने कि एक और केंद्र राज्य संबंध को लेकर के कमीशन था, जो कि था राज्य मन्नार, जो कि तमिलनाडु की सरकार ने 1969 में जो है ये किया था, ठीक है। बाकी पिछड़ा वर्ग आयोग था एक, जिसमें कि 2 कमीशन थे। पहला केलकर कमीशन जो कि 1953 में एस्टैब्लिश हुआ था, और एक था मंडल आयोग जो कि 1979 में, ठीक है। और मंडल आयोग को ही हम लोग जो है इंदिरा साहनी मामला के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना, पिछड़ा वर्ग आयोग से 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते 5th नंबर क्वेश्चन। बोला राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखाएगा, ठीक है। देखिए सेंटर वाला अगर आपको याद रहेगा तो आप जो है राज्य वाला बता सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाला, जैसे देखिए सेंटर वाला मैं बताता हूँ, सेंटर वाला में अगर बात करेंगे तो ये आपका 112 में है ना, ठीक है, 112 नहीं, 112 नहीं होना चाहिए, 112 ही होगा, ठीक है, 112, ठीक है। 112 नंबर आर्टिकल में जो है आपका ये है स्टेट वाले, मतलब सॉरी सेंटर वाले में, कि
प्रतिवर्ष जो है वार्षिक वित्तीय रखा जाएगा। ठीक है, तो हम जैसा कि मैंने बताया था कि 112 से ऊपर अगर आर्टिकल है तो उसमें आप 90 ऐड कर दीजिए तो आप स्टेट में पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पर जो ऐड कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको 202 नंबर आर्टिकल मिलेगा, और 202 नंबर आर्टिकल जो है यहाँ पे रिलेटेड है किससे, तो ये राज्य में है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। तो हमसे पूछा था कि कौन करता है, तो ये राज्यपाल करेगा। ठीक है, जैसे भारत में मतलब केंद्र स्तर पे कौन करता है, राष्ट्रपति, तो राज्य स्तर पे राज्यपाल करेगा। ठीक है, बाकी ये बजट तैयार कौन करता है, ठीक है, तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। बाकी 112 नंबर आर्टिकल आपका वही वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, क्योंकि इसी को बजट कहते हैं, क्योंकि बजट का यहाँ पर जो है शब्द मेंशन नहीं है संविधान में, इसलिए इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, ये भी याद रखिएगा। बाकी राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। इस भाग में से वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। ये चीज़ मतलब है कि हर एक साल जो है एक पर्टिकुलर डेट पे मतलब जितने भी खर्चे होंगे, ठीक है, या जो भी अनुमानित आय प्राप्त होगा उसके बारे में जो है ब्यौरा जो है हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका 112 नंबर आर्टिकल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्या है, तो 113 नंबर है अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा जो है अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। ये आपका आर्टिकल नंबर 113 में है। और 114 में आपका विनियोग विधेयक के बारे में है। अब ये विधेयक क्यों आएगा, मतलब ये बिल इसलिए आया था कि जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका टैक्स वगैरह कलेक्शन होगा तो वो आपका जाता है संचित निधि में, भारत की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है उसमें जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी केस में उस पैसे का यूज करना है तो उस पैसे का यूज करने के लिए जो है आपको ये विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। ठीक है, तभी आपको वहाँ से पैसा मिलेगा, जो भी मतलब सरकार ये सब काम करती है। तो 114 नंबर में आपका जो है विनियोग विधेयक से रिलेटेड है, तो ये बिल आपका एक्ट बनेगा, उस हिसाब से जो है जो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड है यानी कि संचित निधि है वहाँ से पैसे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 114 नंबर आर्टिकल में है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 202 मैंने बता दिया आपको कि ये राज्य वाले में है आपका, कि राज्यपाल जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है जारी करेगा। बाकी सरकार की निधि जो है संचित निधि, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 226 से संबंधित है, जिसमें कि कर, पब्लिक पर्स और राजस्व आता है, मतलब टैक्स से कलेक्शन या फिर राजस्व से कलेक्शन या पब्लिक पर्स जो भी होगा ना वो संचित निधि में आएगा। आकस्मिक निधि वो होता है जो मतलब ये 267 नंबर आर्टिकल में है। इसमें आपका अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के हाथ में जो है ये पावर होता है कि वो आकस्मिक निधि से वो पैसे निकाल सकता है। बाकी इसके अलावा सार्वजनिक खाते 266 में है, जो कि रक्षा कोष, विभिन्न मंत्रालय विभागों के बचत खाते, भविष्य निधि, आपदा प्रबंधन के लिए निधि, ये सब आपका इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो 3 तरह का संचित निधि मतलब याद रखना है, 3 तरह का निधि इसमें होता है। नेक्स्ट बोल रहा है पहाड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है पहाड़ों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है तो इसे पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारत में अरावली पर्वतमाला दुनिया का सबसे पुराना तह पर्वत प्रणालियों में से एक है, ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलीमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए किलीमंजारो आपका जो है साउथ अफ्रीका में है, ना कि आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो इसलिए 3rd नंबर गलती, यानी कि ओनली 1 और 2 हो जाएगा। बाकी माउंट किलीमंजारो की मैंने बता दिया जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है, याद रखिएगा। अफ्रीका में तंजानिया करके जगह है, वहाँ पर ये है। और एवरेज अगर हाइट की बात करेंगे इसका तो 5800 मीटर है ये माउंट किलीमंजारो का। बाकी अलग अलग जो कंटेंट है वहाँ पर अगर बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा है वो आपका है माउंट देनाली। ठीक है, जिसको कि माउंट मैकनले भी कहते हैं, जो कि जो रॉकी पर्वत है, ठीक है, उसी का एक भाग है उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में पूछेगा तो माउंट एकनकागुआ, जो कि एंडिस पर्वत का जो है भाग है। और यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में आपका जो है माउंट एल्ब्रूस है, जो कि आप्स पर्वत है, पर्वत श्रेणी, उसमें ये आपका आता है। ठीक है, अंटार्कटिका की बात करेंगे तो माउंट विंसन मैंसिफ, ये आपका जो है सबसे ऊँची चोटी है अंटार्कटिका का। बाकी इन सब का हाइट भी आपको याद रखना है, जैसे एकानकागुआ का आपको 6900 मीटर। ठीक है, उसके बाद देनाली आता है जो कि 6190 है। ठीक है, उसके बाद एल्ब्रस आता है जो कि 5600 मीटर है। फिर उसके बाद विंसन आता है जो कि 4890 मीटर है। ठीक है, बाकी अरावली जो है आपका सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पर जो है माउंटेन है। ठीक है, सबसे पुरानी है माउंटेन रेंज। तो इसमें आपको याद रखना है इसकी सबसे ऊँची चोटी है वो आपका गुरु शिखर, जो कि आपका 1722 मीटर है। ठीक है, माउंट आबू पहाड़ी का जो हिस्सा है ये। ठीक है, इसके अलावा थार मरुस्थल याद रखिएगा, थार मरुस्थल जो कि आपका भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो है अरावली के उत्तर पश्चिम में आपका लोकेटेड है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में सही कथन चुनना है। तो बोर्ड है नर्मदा मालवा पठार से निकलती है, तो नहीं, मालवा पठार से थोड़ी निकलता है ये तो आपका कहाँ से निकलता है, ये आपका अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है। नेक्स्ट है गोदावरी नासिक के पास पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। गोदावरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखिए गोदावरी वाला सही है, नासिक से निकलता है। महानदी छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है, ये भी आपका सही है। कृष्णा महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है, ये भी सही है, यानी कि बी, सी और डी तीनों सही है। बस ये नर्मदा वाला गलती है, क्योंकि ये कहाँ से निकलता है, तो ये आपका जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है जिसका नाम क्या है,
अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है ये, ठीक है। अब देखिए दो तरह की यहाँ पर जो है नदियाँ होती है, एक आपका हिमालय और एक आपका प्रायद्वीपीय। तो दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है आपका हिमालय नदियाँ, तो ये आपका बारहमासी नदी के नाम से जानता है क्योंकि इसमें हमेशा पानी रहता है। और मौसमी नदी होता है जो मौसम पर डिपेंडेंट रहता है, जब बारिश होता है तब आपका इसमें पानी देखने को मिलता है। बाकी स्रोत क्या है हिमालय नदियों का, तो ये हिमनद जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वहाँ से पिघल करके जो है इसका सोर्स रहता है, ठीक है। पथ की बात करेंगे तो इसका बहुत पथ लंबा होता है और गहरा होता है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि जिसको बेसिन कहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। और इसकी जो 3 प्रमुख नदियाँ हैं उसमें आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आता है। बाकी प्रायद्वीपीय वाले में बात करेंगे तो ये छोटा होता है, उथला भाग होता है, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होता है। इसका जो बेसिन वाला एरिया होता है ना वो भी छोटा होता है। और इसके 2 डायरेक्शन में जो इसका ड्रेनेज पैटर्न है, पहला पूर्व वाले में और दूसरा पश्चिम की ओर। तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर ही बहती है क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका पूर्व की ओर झुका हुआ है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर जो नदियाँ हैं पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। यानी कि इसमें महानदी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, ठीक। और पश्चिम की ओर बहने वाली 2 प्रमुख नदियाँ नर्मदा और तापी है, जो कि आपका भ्रंश घाटी जो है, ठीक है। भ्रंश घाटी किसके किसके बीच में है, तो जो आपका सतपुड़ा है, ठीक है, और विंध्य जो पर्वत है उसके बीच में आपका भ्रंश घाटी पड़ता है, तो उसमें ही आपका बहता है, ठीक है। भ्रंश घाटी उसी को बोलते हैं। तो पश्चिम की ओर यही 2 मात्र नदी बहती है, बाकी सारे नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय वाले वो सारे के सारे पूर्वी की ओर बहती है, ठीक है। क्यों बहती है मैंने बता दिया, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी जो भाग होता है वो झुकाव है, उसके पूर्व की ओर है, ठीक है। बाकी जो नदियाँ हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा मैंने बता ही दिया कि अमरकंटक जो प्लेट्यू है जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को दिखाता है, ठीक है, वहाँ से ये निकलती है। गोदावरी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी की बात करेंगे तो कर्नाटका से निकलती है, ये जो ब्रह्मगिरी हिल्स है कोगार जिला करके कर्नाटका में, वहाँ से निकलती है। महानदी की बात करेंगे तो ये सिंघावा की पहाड़ियाँ से निकलती है। और पेन्नर की बात करेंगे आपका आंध्र प्रदेश से निकलता है, ठीक है। सोमशिला बांध जो है आपका इसी पेन्नर नदी पर बना हुआ, याद रखिएगा। इसके अलावा एक पेरियार नदी है जो कि आपका केरला से निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। इसके अलावा विंध्य मैंने बता दिया कि ये जो है आपका विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो है आपका भ्रंश घाटी और इसी में आपका जो है नर्मदा नदी फ्लो करती है। इसके अलावा नर्मदा मतलब भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा तापी तो है ही, इसके अलावा दामोदर भी आप याद रखिएगा, ये भी है, ठीक है। बाकी विंध्य में अगर पूछेगा सबसे ऊंची चोटी तो ये आपका गुडविल चोटी है, और सतपुड़ा की अगर पूछेगा तो ये सद्भावना शिखर है, ठीक है। ये भी दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में जो है जो हम लोगों का स्थानांतरित खेती है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो हमसे पूछा अंडमान निकोबार में तो इसको दीपा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी स्थानांतरित खेती क्या होता है, इसको काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं, क्योंकि किसी जंगल को काटा जाता है, ठीक है, जला करके उसको साफ किया जाता है, उस पर खेती किया जाता है। फिर मान लीजिए कि उसमें जो उपजाऊ कम हो जाता है वो मिट्टी, तो फिर दूसरी जगह पर जाते हैं, फिर वहाँ पर काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। इस तरीके से जो है ये घूम घूम करके जो हर एक स्थान पर जाकर के खेती करते हैं इस तरीके से। इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न यानी कि कटाव और जलाओ खेती भी कहते हैं, याद रखिएगा। बाकी अलग अलग एरिया में जैसे झूम अगर बात करेंगे तो ये आपका जो उत्तर पूर्वी जो इलाका है भारत का, वहाँ पे आपका झूम खेती के नाम से जानते हैं स्थानांतरित खेती को। कुमारी जो आपका पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। पामाडावी बिंगा जो है आपका ओडिशा में, ठीक है। और पेंडा पोडू जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में। दीपा जो होता है अभी मैंने बता दिया, दीपा आपका किस में, अंडमान निकोबार में भी, और छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है वहाँ पे। उसके अलावा वाल्तरी की बात करेंगे तो राजस्थान में, और कुरुआ की बात करेंगे तो झारखंड। यहाँ पर एक एमपी वाला भी नोट कर लीजिएगा, एमपी वाला यहाँ पर नहीं लिखा है, एमपी वाला में आपका जो है बेवड़ा, ठीक है, कुछ बेवड़ा करके होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे मतलब अन्य कंट्री में, इंडोनेशिया में आपका लडांग के नाम से जानते हैं, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं, श्रीलंका में चन्ना के नाम से जानते हैं, वियतनाम में रे, ब्राज़ील में रोका, और वेनेजुएला में कोनुको। ये सब अलग अलग जो है नाम है स्थानांतरित खेती का, तो इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। वरुण ग्रह की कक्षा से परे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे बर्फीले पिंडों की एक सपाट अंगूठी को क्या कहते हैं। देखिए वरुण है यहाँ पे, जैसे जो भी आप वरुण सबसे लास्ट ग्रह है, इसके बाद जो आपका एक कौन सा बेल्ट पड़ता है, ये आपका कुइपर बेल्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसी कुइपर बेल्ट की बात हो रही है, तो ये हम लोग का कुइपर बेल्ट आंसर हो जाएगा कि वरुण के परे जो है कौन सा एक बेल्ट होता है, ठीक है, तो ये आपका कुइपर बेल्ट होता है। बाकी सौरमंडल के जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि ये जो आपका नेबुलर लैप्लेस सिद्धांत जो कि इमैनुअल कांत ने दिया था 1755 ईस्वी में, उसके अंतर्गत ये था कि जो भी एक मतलब गैस और धूल का बादल है, ठीक है, और अचानक वो घूमने से जो है आपका सौरमंडल की उत्पत्ति होती है। ये नेबुलर लैप्लेस सिद्धांत में दिया था 1755 में, जिसको कि बाद में 1796 में संशोधित किया जाता है। एक थ्योरी आपका है प्लेन टेसिमल थ्योरी, ठीक है, जिसको कि चैम्बर्लिन और मोल्टन ने दिया था 1905 ईस्वी में। इसको बाइनरी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया आपका क्यूपर बेल्ट। एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट होता है, जैसे जो पहला जो 4 ग्रह है, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसके बाद भी एक बेल्ट होता है जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच होता है, ठीक है। और इसी जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसमें आपका एक बौना ग्रह जो है सिरस, वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग जो है कुइपर बेल्ट में, तो कुइपर बेल्ट जो कि वरुण के बाद आता है, इसमें कौन कौन से क्षुद्र ग्रह है, तो इसमें प्लूटो, एडिस, होमिया और मेकमेक, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो कि आपका दिया था किसने, ये आपका कॉपर निकस ने दिया था। बाकी कॉपर निकस का 3 नियम भी है, ठीक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो है कॉपर निकस ने दिया है। इसके अलावा बुध और शुक्र के पास याद रहना चाहिए कि कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, और ये जो है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, याद रखिएगा। मंगल की बात करेंगे तो इसके पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। एक निक्स ओलंपिया करके जो है सबसे ऊंची चोटी जो है सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे मानी जाती है, निक्स ओलंपिया, ठीक है। बृहस्पति की बात करेंगे, सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। और लो यूरोपा, गैनामेड और क्लेस्टो, ये जो है आपका प्रमुख बृहस्पति का सैटेलाइट्स हैं, मतलब सॉरी मून्स हैं, ठीक है, जिसको कि गैलीलियो ने खोजा है, इसीलिए इसको गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शनि के बारे में याद रखिएगा, सबसे कम घनत्व होता है इसका। अरुण के बारे में याद रखिएगा, इसके बादल और बाहरी क्षेत्र में गैसीय रूप में मीथेन एंड क्रिस्टलीय रूप में अमोनिया शामिल होता है, इसलिए इसका जो जो रंग होता है ना वो हरा होता है, ठीक है, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। बाकी वरुण के बारे में तो पता ही दिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, वरुण की खोज कौन किया था, यहाँ ये याद कर लीजिए, गणितीय संख्याओं के आधार पर जो है उर्बन ली वेरियर ने किया था, और अरुण की खोज जो आपका विलियम हर्सल ने किया था। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी गैनीमेड जो होता है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति का तो है ही, लेकिन सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह यही है। इसके अलावा शनि का जो रिंग होता है, ठीक है, चारों ओर, तो उसको किसने किया था, तो इसको क्रिश्चियन हाइजेंस ने किया इसका खोज, ठीक है। और बाकी छल्लों के मध्य दूरी जो है, गैप है, उसको कसीनी ने खोजा है, ठीक है, याद रखिएगा। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है, जहाँ पर जीवन संभव है, ये बताया गया था। बाकी एक चीज़ और कि जो भी जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह है, उसमें से सभी जो है ग्रह की परिक्रमा कैसे करते हैं, तो ये वामावर्त करते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस ये 2 छोड़ा करके सारे वामावर्त, ये जो है 2 दक्षिणावर्त करते हैं, यानी कि वामावर्त का मतलब हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दक्षिणावर्त का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में जो है ये मूव करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट घूर्णन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे तेज घूर्णन अगर पूछेगा तो ये आपका बृहस्पति का है, जो कि आपका 9 घंटा 55 मीटर होता है, 55 मिनट में ये करता है, ठीक है। घूर्णन आप समझ रहे हैं ना, घूर्णन का मतलब होता है अपने एक्सेस पर घूमना, ठीक है। और सबसे धीमा बोलेगा तो ये आपका शुक्र का होता है, 243 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है अपने एक्सेस पे। और परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर सबसे तेज आपका बुध करता है, यानी कि 88 दिन में जो है पूरा एक चक्कर लगा लेता है। और सबसे धीमा बोलेगा तो ये वरुण का है, 165 साल, ठीक है। बाकी ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है पार्थिव या फिर आंतरिक, ठीक है। इसको बोलते हैं, जैसे कि जो शुरू का चार होता है ना, उसको आपको पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो बाद का जो चार है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह, यानी कि जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट। तो ये चीज़ आपको पता होगा। बाकी आगे है, 1992 में किस संगठन ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है शुरू किया, तो ये आपका नाबार्ड, ठीक है। स्वयं सहायता समूह जो है वो क्या है, तो ये आपका सूक्ष्म वित्त संस्थान के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहला अगर बोलेगा स्वयं सहायता समूह, तो ये सेवा था, जो कि 1974 में जो आपका अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है महिलाओं को जो है स्वरोजगार दिया गया। नाबार्ड के बारे में और डिटेल में बात करेंगे तो इसका इस्टेब्लिश जो है वो आपका 12 जुलाई 1982 को जो है पी शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्य काम है RRB का निरीक्षण करना, यानी कि जो रूरल बैंक है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर जो है निरीक्षण करता है नाबार्ड, याद रखिएगा। बाकी RRB जो होता है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक होता है, जो कि 1975 में जो है नरसिम्हा समिति के सिफारिश पर जिसकी गठन किया गया था। और पहला अगर ग्रामीण बैंक पूछेगा तो आपका मुरादाबाद में है, यूपी में, जिसको 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। इसके अलावा RBI द्वारा विनियमित होता है ये जो रूरल बैंक होता है, ठीक है। और इसमें अगर बात करेंगे शेयर जो है किसका कितना होता है, तो केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है 50%, ठीक है। उसके बाद आपका राज्य सरकार का 15%, और प्रायोजक बैंक का जो है 35%, यानी कि जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है उसका 35% होता है। सेबी के बारे में याद रखिए, सेबी के बारे में याद रखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका स्टैब्लिश 1998 में हुआ था। इसका एक्ट अगर पूछेगा तो ये 1992 था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, तो तुहिन कांत पांडा थे, ठीक है। और अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये मुंबई। इसके अलावा CDB की बात करेंगे तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर जो आपका लखनऊ में है।
ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन बोला धन की विशेषता नहीं है। धन की क्या विशेषता नहीं है? तो ये आपका जो है विनाशशील नहीं होता है और ना ही खराब होने वाला होता है। तो ये सिंपल सा आपको जो याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे वस्तु विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु के बदले जो है दूसरे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है। इसका अगर चलाना है तो इसमें आपको इच्छाओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति आपसे वस्तु विनिमय कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको कुछ सामान चाहिए और आपके पास जो सामान है उसको ज़रूरत है और उसके पास जो सामान है वो आपको ज़रूरत है। तो उस केस में ही आपका जो है ये वस्तु विनिमय प्रणाली काम कर सकता था। अब नहीं है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो धन आगे की पीढ़ी के लिए नहीं रखा जा सकता। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस थी वस्तु विनिमय प्रणाली की। इसके अलावा धन की बात करेंगे तो 3 तरह का धन होता है। एक होता है प्लास्टिक धन, एक होता है फिएट मनी और एक होता है प्रति मनी। ठीक है। तो प्लास्टिक मनी तो आप समझ ही रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपका आ जाएगा। फिएट मनी जो होता है वैध मुद्रा, यानी कि जो करेंसी होता है जो आप यूज करते हैं दुकानों में जाकर के, जैसे 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, जो भी आपको जो है कुछ सामान लेना है, अगर आप मान लीजिए दुकान में देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता है कि नहीं ये करेंसी नहीं चाहिए, मुझे दूसरा करेंसी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका फिएट मनी होता है जो वैध करेंसी होता है जो आपका पूरे इंडिया में चल रहा है। इसके अलावा प्रत्यय मनी क्या होता है? तो ये विश्वास पर काम करता है। जैसे कि इसमें चेक आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आपको चेक दे रही है, ठीक है, तो उसमें आपको 100% गारंटी नहीं है ना कि वो जो चेक दिया है उसमें उससे मेरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये विश्वास पर जो है बेसिस होता है, तो इसको प्रत्यय मनी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 तरह का मनी। इसके अलावा पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो ये छोटी आंत होता है। ठीक है। छोटी आंत से हम बात करेंगे, 3 तरह का एंजाइम निकलता है जिसको कि हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो भी हम खाना लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो पाचन स्टार्ट होता है आपका मुंह से स्टार्ट होता है। यानी कि सबसे पहले मुख में जाता है वो, ठीक है, जिसको कि बकल कैविटी बोलते हैं। अब वहाँ पर मुख में जो आपका लार ग्रंथि होता है, ठीक है, उससे आपका एक एंजाइम निकलता है लार एमाइलेज। ठीक है। वो क्या करता है, जो भी आपका भोजन है उसमें जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको सरल कार्बोहाइड्रेट में जो है तोड़ देता है। इसके अलावा फिर वो नेक्स्ट जो है आपका एसोफेगस में जाता है, ग्रास नली। हालांकि यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फेरिंग्स, एक होता है लैरिंग्स। तो फेरिंग्स से जो है हम लोग का जो भोजन है वो एसोफेगस में जाता है, ग्रास नली में जाता है। ठीक है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा ये नली होती है, ग्रास नली। इसके माध्यम से भोजन जो है आपका सीधा स्टमक में जाता है, यानी पेट में जाता है। अब पेट में आने के बाद क्या होता है, तो पेट में जो है आपका 2 टाइप का यहाँ पर रस होता है। ठीक है। एक होता है HCl और एक होता है पेप्सिन। HCl क्या करता है, तो खाना को जो है मतलब जो भी खाना अंदर गया उसको अम्लीय बनाता है। ठीक है। और अम्लीय बना करके जो भी आपका हानिकारक बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करता है, जिसका pH वैल्यू 1.6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है ये। बाकी एक पेप्सिन होता है। ठीक है। पेप्सिन जो क्या करता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। अब देखिए एक चीज़ और होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे नीचे, जो आपका ट्रिप्सिन होता है ना, ट्रिप्सिन। ठीक है, वो भी आपको जो है यहाँ पर होगा। हाँ, ये देखिए, ये भी आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, लेकिन इसका ये काम है कि ये आपका क्षारीय मध्यम में काम करता है, यानी कि बेसिक मीडियम में काम करता है। और ये जो है आपका पेप्सिन, ये आपका एसिडिक मीडियम में काम करता है, याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा कि जो HCl मान लीजिए था ना ज़्यादा एसिडिक है, तो वो जो पेट है हमारा, ठीक है, तो उसको हार्म भी तो कर सकता है ना। तो उसके लिए एक होता है आपका कौन सा, श्लेष्मा झिल्ली होता है। ठीक है। तो वो प्रोटेक्ट करता है इनर सरफेस को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेट में हो गया ये सब काम। उसके बाद आपका एक स्फिंक्टर मसल होता है जो कि आपका पेट और जो छोटी आंत होता है उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो छोटी आंत और पेट को जोड़ने का काम किया, तो ये आपका गोलाकार मांसपेशियाँ होता है जो शरीर के मार्गों और छिद्रों को खोलती और बंद करती है। ठीक है। किसके किसके बीच में होता है मैंने बता दिया। अब इसके बाद देखिए ये छोटी आंत में भोजन पहुँचेगा, जो कि सबसे लंबा यहाँ पर जो भाग होता है छोटी आंत 7 से 8 मीटर होता है और 21 फीट लंबा होता है। ठीक है। आहार नल का जो सबसे लंबा ये भाग होता है, आंतरिक परतों से स्रावित एंजाइम अगर बात करेंगे तो माल्टेज होता है, जो कि माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है। पाचन का अधिकांश हिस्सा यहीं पे होता है। अब देखिए यहाँ पर अग्नाशय से निकलने वाला पित्त रस, ठीक है, यकृत से निकलने वाला जो होता है ये पित्ताशय में भंडारण होता है, माध्यम को ये क्षारीय बनाता है, वसा का एमल्सीकरण और पैसीकरण करता है, यानी कि वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है पित्तरस। इसके अलावा अग्नाशय रस जो होता है, ठीक है, वो आपका अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन वही आपका प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है, लेकिन ये बेसिक मीडियम में काम करता है। और ऊपर वाला जो आपका पेप्सिन था वो एसिडिक मीडियम में था। उसके बाद लाइपेज की बात करेंगे तो वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है ये। विली की बात करेंगे तो विली क्या होता है, तो विली आपका जो है छोटी आंत में ही आपका जो है अंगुली नुमा संरचना होती है, जो कि भोजन अवशोषण के लिए जो है सतह प्रदान करती है, मतलब सतह को फैलाता है। ठीक है। अग्नाशय क्या होता है, तो अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। इसके अलावा छोटी 3 प्रकार की होती है, जिसको कि डुओडेनम, जेजुनम, इलियम कहते हैं। हिंदी में ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषनांत्र कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बड़ी आंत की बात करेंगे, उसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाएगा, 1-2 मीटर लंबा होता है ये। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में सीकम में पहुंचता है, उसके बाद कोलोन में पहुंचता है, जहाँ पर जल का अवशोषण होता है। जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें जो भी जल होता है उसका अवशोषण अगर बोलेगा तो बड़ी आंत में ही होता है। और बड़ी आंत का भी कौन सा हिस्सा, कोलोन में।
फिर उसके बाद आपका जो रेक्टम में जाता है, रेक्टम के बाद आपका जो है एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो आहार नाल पूरा आप समझ लीजिए कि वह संपूर्ण मार्ग जिससे होकर के भोजन गुजरता है उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। ठीक है, देखिए यकृत और अग्नाशय जरूर आपका पाचन में हिस्सा ले रहा है, लेकिन ठीक है ये पाथ में नहीं आता, यानी कि रास्ते में नहीं आता, इसलिए इसको जो है आहार नल का हिस्सा कंसिडर नहीं किया जाता है। तो मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, गुदा, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद गुदा। तो ये आपका पूरा जो आहार नल का जो है हिस्सा यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा हंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने कब खोज की कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है चुंबकीय कंपास सुई को विक्षेपित कर सकता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो इसको 1820 ईस्वी में जो है आपका क्रिश्चियन ऑस्टर ने किया था। इसके अलावा अगर पूछेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो ये आपका जेम्स पी जूल ने किया था कि अगर हम विद्युत धारा देते हैं तो मतलब ताप निकलेगा, मतलब ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताया था किसने, ये बताया था जेम्स पी जूल ने। बाकी चुंबकीय रेखा क्षेत्र के बारे में याद रखिएगा, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो जो भी आपका रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, इमेजनरी जिसको बोलते हैं, तो ये आपका नॉर्थ से साउथ की ओर निकलता है। ठीक है, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता दोनों। अगर इंटरसेक्ट कर गया मतलब समझिए कि आपका दो डायरेक्शन हो गया, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा नॉर्थ से साउथ ये आपका गमन करती है, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो वही सब चीज़ें सेम यहाँ पर लिखी गई है, ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं इसको। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ सेम ही लिखा गया है। बाकी हमेशा बंद लूप का निर्माण करती है। बंद लूप देख रहे हैं ना, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर बंद हुआ, तो ये बंद लूप का निर्माण करता है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन बोर्ड है आपका, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये आपका सेरिबेलम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि जो मस्तिष्क है वो आपका तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो केंद्रीय होता है ना उसमें दो भाग आता है, एक मस्तिष्क और एक मेरुदंड। ठीक है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एंड मेरुदंड से निकली हुई जो भी तंत्रिकाएँ होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो आपका इसमें आता है। 31 जोड़ी टोटल आपका होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं कि मस्तिष्क को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, एक आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के भी यहाँ पर 3 भाग है, एक सेरिब्रम, एक थैलमस और एक आपका हाइपोथैलमस। तो देखिए अगर हम पूछेगा यहाँ पर कि सेरिब्रम का काम क्या है, तो सेरिब्रम का काम है आपका ये स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि बच्चों में जो आपका किसी चीज़ को लर्न करना या याद रखना लंबे समय तक, तो उसमें आपका सेरेब्रम यहाँ पर जो है काम करता है। थैलमस का काम क्या है, तो थैलमस का काम है आपका संवेदी नाभिक, सभी संवेदी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि आपका गंध, गंध इसमें एक अपवाद है, याद रखिएगा। जितने भी संवेदी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका टच किए कुछ चीज़, ठीक है, तो आपको जो है जो उससे अनुभव प्राप्त होगा, ठीक है, तो वो उस सब का कंट्रोल करता है ये थैलमस। ठीक है, इसके अलावा इंट्रालेमिनर और रेटिकुलर नाभिक उत्तेजना और दर्द संवेदना को भी संभालता है, और सहयोगी नाभिक रचनात्मक भूमिकाओं का संकेत देता है, ये थैलमस का काम है। हाइपोथैलमस नहीं दिया, लेकिन मैं बताता हूँ हाइपोथैलमस का क्या काम है। तो हाइपोथैलमस का काम है कि जो भी आपका इनर टेम्परेचर है, ठीक है, आंतरिक ताप है, उसको नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ भूख, प्यास, ये सब आपका जो है हाइपोथैलमस के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा मध्य मस्तिष्क में आते हैं, तो मध्य मस्तिष्क में ज़्यादा कुछ नहीं, याद रखना ये आपका यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जो भी आपका मोटर नर्व्स इसमें आपका जो है शामिल होता है, जो आंखों की गति और दृष्टि और श्रवण इन सब में आपका जो है हेल्प करता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और पश्चिम मस्तिष्क में याद रखिएगा, इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरिबेलम होता है, जो कि आपका पोस्चर बनाने में, शरीर को पोस्चर बनाने में, यानी कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन भी वही पूछा था ना हमसे कि सीधी रेखा में चलने के लिए जो है जिम्मेदार है, यानी कि पोस्चर बनाना। शरीर का पोस्चर सही से नहीं बनेगा तो आप चल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर संतुलित बनाए रखता है और ये काम करता है। ठीक है, तो सेरिबेलम जो होता है वो छोटी मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो सेरिबेलम यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना सेरिबेलम। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ICR गन्ना प्रजनन संस्थान। देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ें होता है, एक आपका गन्ना प्रजनन और एक सिर्फ गन्ना अनुसंधान। तो गन्ना अनुसंधान सिर्फ पूछेगा तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा, लेकिन अगर प्रजनन वाला पूछेगा तो ये आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। तम्बाकू वाला पूछेगा तो आपका राजमुंदरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा बनारस घराना के पंडित किशन महाराज एक क्या थे, ठीक है, तो ये आपके तबला वादक थे। ठीक है, तबला वादक में और कौन कौन से थे, तो उस्ताद अल्लाह डाका थे, ठीक है, और जाकिर हुसैन थे, जो कि दोनों पंजाब घराना से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन को टोटल 4 ग्रैमी भी मिल चुका है, एक आपका प्लानट ड्रम के लिए, और बाकी जो 3 है 2024 में मिला है। किसके किसके लिए, तो एज वी स्पीक, पस्तो और दिस मोमेंट के लिए यहाँ पर मिल चुका है 4 ग्रैमी। अगर पूछेगा ग्रैमी में ही सबसे ज़्यादा ग्रैमी किसको मिला है, तो ये आपको मिला है पंडित रविशंकर को, टोटल 5 बार मिल चुका है। इसके अलावा जाकिर हुसैन के बारे में याद रखिएगा, इनको पद्म भूषण और विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण जो 2023 में मिला है। इसके अलावा तबला से संबंधित आपके निखुल घोष हैं, ठीक है, विक्रम घोष हैं, अनोखे लाल मिश्रा हैं और पंडित स्वप्न चौधरी हैं।
नेक्स्ट है आपका संतूर। देखिए लेक्चर लंबा जाएगा, लेकिन मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है। तो वो मत देखिए कि लेक्चर लंबा जा रहा है, आप एक एक चीज़ को अपने अंदर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आप तो ऐसे ही मतलब जो है पर्टिकुलर चीज़ आप पढ़ रहे हैं, मतलब लिमिटेड चीज़ पढ़ रहे हैं, आप इसमें भी कुछ कुछ चीज़ छोड़ के चलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा है उसको पूरा अपने अंदर लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो संतूर की बात करेंगे तो संतूर में जो है आपको इसको बता दीजिए स्वतंत्री वीणा के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है, संस्कृत में। और इसमें टोटल 72 तार होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा संतूर से संबंधित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, जिन्होंने संतूर को लोकप्रिय बनाया, इसके लिए इनको पद्म विभूषण मिला है 2001 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 1996 में। शर्मा जिसमें भी लग जाएगा संतूर आप याद रखिएगा, ठीक है, जैसे कि शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, ठीक है। इसके अलावा उल्लास बापत, भजन सपोरी, तरुण भट्टाचार्य, ठीक है, इनको भी आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है 2018 में। इसके अलावा हाफिज़ अली खान, इनको 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी आपका संतूर से संबंधित है। इसके अलावा सारंगी वाला याद रखिएगा, पंडित राम नारायण, उस्ताद सबड़ी खान, बुंदू खान, शकूर खान, ठीक है, अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद सुल्तान खान, ये सब आपका जो है सारंगी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 17 मेरा देश मेरा जीवन, जो है किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा पुस्तक है, तो ये आपका लाल कृष्ण आडवाणी का है। अगर पूछेगा नरेंद्र मोदी का तो ये आपका जो है एग्जाम वॉरियर है। अटल बिहारी वाजपेयी का पूछेगा तो ये आपका मेरी 51 कविताएं हैं, ठीक है। और रविशंकर का पूछेगा तो माई लाइफ माई म्यूजिक है। 18 नंबर है मन्ना डे को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये आपका 2007 में मिला है। भिंडी बाजार घराना से संबंधित हैं ये, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई में। लता मंगेशकर भी आपके इसी घराना से संबंधित रखते हैं, भिंडी बाजार से ही, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है भिंडी बाजार घराना के, तो छज्जू खान और नज़ीर खान है। एक आपके घग्गे नज़ीर खान है जो कि इनसे अलग है, ये नज़ीर खान अलग है, और एक घग्गे नज़ीर खान है जो कि आपका मेवाती घराना के संस्थापक है, याद रखिएगा। बाकी दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला की अगर बात करेगा तो ये आपका देविका रानी, याद रखना है। 19 नंबर है जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो ये आपका तनुष्का सिंह, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, अस्मिता योजना के तहत कौन सा बैंक जमानत मुक्त ऋण प्रदान करेगा। देखिए जमानत मुक्त ऋण की बात करेंगे तो आपको महिलाओं को इस योजना के तहत मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जो आपका एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, महिला एंटरप्रेन्योर्स जिसको कि उद्यमी बोलते हैं, तो उनके लिए ये अब जो मुक्त ऋण आपका प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम जो आपका है, ठीक है, एंटरप्राइजेस, उसके लिए दिया जाएगा ऋण, ठीक है। तो ये कौन प्रदान करेगा ऋण, तो ये एसबीआई करेगा, ठीक है। बाकी एमएसएमई दिवस याद रखिएगा 27 जून को, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत एक मुद्रा योजना शुरू किया गया था 2014 में, ठीक है। मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखिएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, ये स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत जो है आपका लोन दिया जाना था शिशु के लिए जो है 5 लाख तक, सॉरी 50,000 तक शिशु के लिए, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण के लिए जो आपका 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस के लिए जो आपका 10 लाख से 20 लाख रुपए तक है लोन जो है आपका, ये मुद्रा योजना के तहत जो है था। बाकी ये देखिए एक अस्मिता योजना था जो कि आपका ऋण प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। एक है आपका अस्मिता प्रोजेक्ट जो कि आपका शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ये दोनों मिल करके जो है जारी करते हैं, मतलब लाते हैं, बनाते हैं इसको, जिसमें कि भारतीय भाषाओं में 20,000 पुस्तकों का विकास किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका अस्मिता प्रोजेक्ट भी आपको एक याद रखना है, ठीक है। ये वाला अलग है अस्मिता योजना, और ये अस्मिता प्रोजेक्ट अलग है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17 का जो है 17 था ना, नहीं 16 था ना, 16 का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। बाकी जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को और वीडियो देखते हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा आपको लगता है। इस तरीके से आपको जो आगे भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी जिनको अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज, तो अब एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, आप कर सकते हो। उसके लिए आपको ये हम लोग का जो है जो पीडीएफ जारी किया है, ठीक है, पीडीएफ का कोर्स, आप इसमें इनरोल हो सकते हो, 49 रुपीज़ ही प्राइस है, तो देख लेना जिसको अगर इनरोल होना होगा। बाकी चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।